नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वैसे शपथ लेने वाले इन 9 जजेस में 3 महिला जज भी शामिल हैं। सभी 9 नए जज अलग अलग राज्यों से संबंधित रखते हैं। साथ ही साथ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इतनी यानी कि 3 महिला जज ने एक साथ शपथ ली है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज काम करेंगी। दरअसल पहली बार ऐसा होगा कि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की शपथ लेते ही देश को 2027 में पहली महिला सीजेआई मिलेंगी। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई समेत कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पल ऐतिहासिक रहा। 9 जजों ने एक मंच पर अपने पद की शपथ ली। इनमें 3 महिला जज भी थी। इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश हो गए हैं, जिनमें से 4 महिला न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को सीजेआई एन वी रमन्ना ने शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति में जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं। लैंगिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक रहा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। I, Bela Madhurya Trivedi, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना भारत के पूर्व सीजेआई न्यायाधीश E.S. वेंकटरमैया की बेटी हैं। वे कर्नाटक उच्च न्यायालय की जज रह चुकी हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। I, Bangalore Venkatramaya Nagaratna, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की जज थी। वो इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला जज भी थी। I, Hima Kohli, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल और परमानेंट जज रह चुके हैं। जस्टिस ओका सिविल, संवैधानिक और सर्विसेज मैटर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। I, Abhay Srinivas Ok, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। I, Vikram Nath,
having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। I, Jitendra Kumar Maheshwari, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस पीएस नरसिम्हा बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले पहले जज हैं। बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले वो देश के 9वें जज हैं और 2028 में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। I, Pamedigan Tamsri Narasimha, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस एम सुंदरेश केरल हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस एम सुंदरेश ने बतौर वकील उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और बाद में मद्रास हाई कोर्ट में 2009 में जस्टिस नियुक्त किए गए। I, M.M. Sundaresh, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed as judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस सिटी रवि कुमार केरल में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाई कोर्ट में जस्टिस बने। I, Chodai Devan Ravikumar, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. पहली बार जजों ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि ऑडिटोरियम में शपथ ली। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये फैसला लिया गया है। यही नहीं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध ठहरा दिया। दरअसल दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाने के भी निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने बिल्डर्स के साथ मिलीभगत करने के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को भी बरकरार रखा है। उधर सुपरटेक ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ पुनः निरीक्षण याचिका दाखिल करेगा। सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक के मिलीभगत से बने। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स एंड सियान याची 16 और 17 को अवैध ठहराया और दोनों 40 मंजिला टावर्स को उठाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैट वाले ट्विन टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया है और कंपनी को अपनी लागत से ही 2 महीने की अवधि के भीतर इन्हें तोड़ना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI को टावर को गिराने का आदेश दिया है, जिससे कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक का आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावर के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाए। कोर्ट ने बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने पाया कि मानदंडों के उल्लंघन में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर में मिलीभगत। पीठ ने फैसले में कहा कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उस वक्त भी अदालत से नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकार पड़ी।
अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्था की तरह। वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगी। हस्तक्षेप करने वाले आवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दोहराया कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष CPIL की याचिका सीधे कॉपी पेस्ट की है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता भूषण के रास्ते पर चल रहा है, जो एक खतरनाक है। दरअसल दोनों हस्तक्षेप करने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर भूषण को अपना पक्ष रखने की अनुमति भी दी। भूषण ने कहा, मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। गैर सरकारी संगठन CPIL और एक अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती मामले में गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राकेश अस्थाना से भी जवाब मांगा है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हाईकोर्ट में पहले से दायर याचिका उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की प्रत्यक्ष रूप से कॉपी पेस्ट है। तर्क दिया गया है कि ये निर्णय प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से पेश SG मेहता ने पेशेवर जनहित याचिकाकर्ताओं की आलोचना की, जो ऐसी नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए अदालतों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता भूषण के रास्ते पर चल रहा है, जो एक खतरनाक है। दोनों हस्तक्षेप करने वाले हैं, उनके पास इस नियुक्ति को चुनौती देने का कोई काम नहीं है। आइए हम एक अन्य पेशेवर जनहित याचिका को अदालत के सामने आने और ऐसा करने से रोकें। नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए इस प्रेरणा के स्रोत क्या है? वहीं भूषण ने अनिवार्य रूप से सेवा मामलों को चुनौती देने के लिए जनहित याचिका दायर करने की औचित्य पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अस्थाना को अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल 6 महीने नहीं था, इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए UGC का कोई पैनल नहीं बनाया गया और फैसले में दिए गए निर्देशानुसार न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल के मापदंड को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति पर याचिका पर 2 हफ्ते में फैसला करने को कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर वकील प्रशांत भूषण को अपना पक्ष रखने की अनुमति भी दी है। भूषण ने कहा, मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। साथ ही ये भी हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता सदर आलम की दाखिल याचिका को खारिज करने की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने केंद्र को इस मामले पर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस नोटिस को केंद्र की ओर से पेश अमित महाजन ने हाई कोर्ट की नोटिस स्वीकार किया है। अब हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो विजुअल समाचार और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बने हैं। केंद्र ने कहा है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों को डिजिटल मीडिया स्पेस में नकली समाचारों से बचाने का प्रयास करते हैं, जो पहले बड़े पैमाने पर अनियंत्रित हुआ करते थे। ये कानून वैध है। नए IT नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नए सूचना प्रौद्योगिकी या IT नियमों की वैधता का बचाव करते हुए कहा कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल मीडिया में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करने का काम करेंगे। सरकार ने नए IT नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर अपने जवाबी हलफनामे में ये बात कही। केंद्र सरकार ने कहा कि IT कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
और ये दिखाने के लिए बहुत कम सबूत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उनका प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा, हालांकि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नागरिकों को निष्क्रिय उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि मीडिया में गलत जानकारी के प्रचार के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से सनसनीखेज जानकारी के प्रसारित होने से लोग उसे गलत अर्थ में समझ बैठते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। फर्जी खबरों के प्रसार के कारण लोगों की गलत धारणा बनती है। केंद्र ने कहा कि नए आईटी नियम एक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जा रही सामग्री से संबंधित अपनी शिकायतों को उठाने के लिए एक तंत्र के साथ नागरिकों को सशक्त बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे। कोर्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दायर हलफनामे में ये बात कही। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित है। इससे पहले जून में दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो इस समय ऐसे आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि आईटी नियमों का प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर घातक असर होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी है। वहीं डीजीपी की नियुक्ति पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार के आवेदन को खारिज किया और कहा कि यूपीएससी की तरफ से भेजे गए नामों में से ही बंगाल का कोई एक डीजीपी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया में यूपीएससी को शामिल किए बिना पुलिस महानिदेशक डीजीपी को नियुक्त करने की अनुमति मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी दखल के पुलिस महानिदेशक या डीजीपी की नियुक्ति की अनुमति देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसका पुराना आदेश सभी राज्यों पर लागू है, उस आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट ने बार बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी भी जताई। कोर्ट के इस आदेश के बाद ममता सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे यूपीएससी की तरफ से सुझाए गए अधिकारियों में से राज्य के पुलिस प्रमुख का चयन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार की दलील थी कि संविधान में पुलिस और कानून व्यवस्था को राज्य का विषय बताया गया। ऐसे में पुलिस के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले संघ लोक सेवा आयोग से लिस्ट मांगने की व्यवस्था गलत है। राज्य सरकार को चयन का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। ये मामला जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी.आर. गवई और साथ ही बी.वी. नागरत्ना की बेंच में लगा। बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस राव ने टिप्पणी की, आपकी इस तरह की याचिका पहले से खारिज हो चुकी है। एक राज्य सरकार से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो बार बार एक ही याचिका दाखिल करे। ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। 2006 में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को राजनीतिक दखल अंदाजी से दूर करने का फैसला लिया था। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में आए इस फैसले को बाद में भी कोर्ट ने और विस्तार दिया। इसी के तहत जारी एक आदेश में ये हर राज्य के लिए अनिवार्य किया गया कि डीजीपी के पद पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार यूपीएससी से वरिष्ठ और योग्य आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट है। उन्हीं अधिकारियों में से उसे नए डीजीपी का चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल में डीजीपी का पद 31 अगस्त को खाली हो चुका है। राज्य सरकार चाहती थी कि उसे पूरी तरह अपनी मर्जी से नया पुलिस महानिदेशक चुन दिया जाए। प्रकाश सिंह का फैसला पारित होने के बाद कई राज्यों ने कानून कार्यकारी कार्रवाइयां पारित की, जिसमें यूपीएससी द्वारा तैयार किए गए पैनल से डीजीपी के चयन का प्रावधान नहीं। ऐसे राज्यों ने महसूस किया कि उक्त निर्देश डीजीपी के रूप में एक उम्मीदवार को नियुक्त करने की राज्य की क्षमता को प्रतिबंधित और हस्तक्षेप करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के लिए चयन प्रक्रिया में यूपीएससी की भागीदारी की आवश्यकता को दोहराया था। ये माना गया कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश के विपरीत चलने वाला कोई भी कानून नियम स्थगित रहेगा। हालांकि इसने राज्यों को उक्त आदेश में संशोधन के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, यदि राज्यों को इसके खिलाफ कोई शिकायत
ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।